कश्मीर के अंदर एनआईए की बड़ी कार्रवाई हो रही है। ये बात सामने आई थी कि आखिरकार किस तरह से ये बारूद यहां पहुंचा। लोकल लोग एक एनजीओ बनाकर वो विदेशों से पैसा मंगाते हैं, नाम रहता है कि वो गरीबों का भला कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर उसके तार बिहार और पश्चिम बंगाल तक भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। एनआईए की इस रेड में अभी तक जो खुलासे हुए हैं वो सबसे बड़ी रेड अभी हो रही है जो 50 जगह पर की जा रही है। प्रज्ञा देवनाथ ये 2009 में ये शादी करती है बांग्लादेश के किसी एक रहने वाले युवक से और उसके बाद ये वहीं आतंकी संगठन के साथ जुड़ जाती है जिसका नाम है जमात उल मुजाहिदीन। इसके बाद ये बात बहुत चिंताजनक हुई और ये एनआईए को भी एक टेंशन हुई कि क्या देश में धर्मांतरण जो किया जा रहा है वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। 50 जगह पर जमात इस्लामी के संगठन को लेकर के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। तो अब ये देखेगा एनआईए कि कौन ऐसे राजनीतिक लीडर हैं जो इस जमात इस्लामी का साथ दे रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कश्मीर के अंदर एनआईए की बड़ी कार्रवाई हो रही है और ये छापेमारी आपको बताएं एक आतंकी इनपुट के बाद मिली थी। एनआईए की छापेमारी ये लेकर हो रही है, आपको बताएं जमात इस्लामी के लोगों से जुड़े हुए, क्योंकि इनका नाम तब सामने आया था जब 2019 में पुलवामा में अटैक किया गया था आतंकवादियों के द्वारा और हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हुए थे। और उस हमले को लेकर ये बात सामने आई थी कि आखिरकार किस तरह से ये बारूद यहां पहुंचा, इतनी बड़ी मात्रा में बारूद यहां पहुंचना और किस तरह से स्थानीय लोगों के सहयोग से यह पता लगना कि अब ट्रक की लोकेशन क्या है, अब सेना वाले कहां पहुंच चुके हैं। कि जांच में जो तथ्य का खुलासा हुआ वो बड़ा चौंकाने वाला था कि लोकल लोग एक एनजीओ बनाकर वो विदेशों से पैसा मंगाते हैं, नाम रहता है कि वो गरीबों का भला कर रहे हैं, लेकिन वो आतंकी गतिविधियों में लिप्त लोगों को फंडिंग करते हैं। पाकिस्तान के इशारे पर वो इस चंदे का इस्तेमाल गरीब गुरबा और अनपढ़ लोगों को या बेरोजगार लोगों को ये इस संगठन से जोड़कर और शुरुआत करते हैं एनजीओ या धर्म के नाम पर कुछ प्रचार करने का, लेकिन धीरे धीरे ब्रेन वॉश करके वो युवकों को आतंकी बनाने में लगे हुए हैं। और इसी तरह से नाम आया था जमात इस्लामी का, जो एक एनजीओ के रूप में जम्मू कश्मीर के अंदर काम करता है, लेकिन जम्मू कश्मीर से लेकर उसके तार बिहार और पश्चिम बंगाल तक भी जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। एनआईए की इस रेड में अभी तक जो खुलासे हुए हैं वो सबसे बड़ी रेड अभी हो रही है जो 50 जगह पर की जा रही है। इसमें आपको बताएं बड़गांव, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़ा, अनंतनाग, शोपिया और रामबन और बारामूला, ऐसी लगभग 50 जगह पे एक साथ रेड हो रही है। और ये इसलिए है कि 15 अगस्त आने वाला है, जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में अगर कहीं अंदर बैठे हुए लोग जम्मू और कश्मीर के और किसी विदेशी टेरर जो संगठन हैं उनसे वो संचालित हो रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं और कश्मीर के लोगों को अभी भी भड़काने और भटकाने का काम कर रहे हैं, तो ये बहुत गंभीर है। और जब तक ये मॉड्यूल का खुलासा नहीं होगा, जब तक ये मॉड्यूल नष्ट नहीं किए जाएंगे, तब तक कश्मीर के अंदर शांति बहाली नहीं हो सकती। और इसलिए एनआईए की ताबड़तोड़ ये छापेमारी की जा रही है। इसी एनआईए की छापेमारी में आपको बताएं खुलासा हुआ था कि अब 10 जुलाई को आपको ध्यान होगा कि सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कश्मीर के अंदर, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल थे, तो 10 जुलाई में छापेमारी की गई थी एनआईए की और उसमें 11 सरकारी कर्मचारी ऐसे खुलासे हुए थे कि वो ऑफिस में काम करने के बहाने लोगों से रिश्वत ले रहे थे, पैसा ले रहे थे और ये कहते थे जी हमारा एनजीओ है, धर्म के नाम पर हम गरीब लोगों की मदद करते हैं, आपका काम हम करे दे रहे हैं, आप हमें इतने 1000 रुपए दे दो। एनजीओ में डोनेशन ले लिया, लोगों के काम करने की वो रिश्वत भी नहीं कहलाई और वो इस तरह से लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर रहे थे
उन लोगों का जब पता लगा कि वो तो सरकारी मुलाजिम है और इस तरह का 2 नंबर का काम कर रहे हैं, उसमें पुलिस वाले भी मिले हुए हैं जो आतंकवादियों को पल पल की खबरें भी दे देते हैं, और तब उनकी कार्रवाई हुई, उनको नौकरी से बाहर करके जेल में डाला गया। इसी तरह आपको बताएं, ये हुबली जो कि पश्चिम बंगाल में है, वहां एक खुलासा हुआ था कि जमात इस्लामी के लोग ही प्रज्ञा देवनाथ, ये 2009 में ये शादी करती है बांग्लादेश के किसी एक रहने वाले युवक से, और उसके बाद ये वहीं आतंकी संगठन के साथ जुड़ जाती है जिसका नाम है जमात उल मुजाहिदीन, JMB। ये कुख्यात आतंकवादी संगठन है जो बांग्लादेश के अंदर काम करता है, और वहां उसकी वो महिला विंग की एक्टिव सदस्य हो गई। उसको पकड़ा गया 2019 में, यानी 10 साल बाद, जब आतंकी संगठनों पर बांग्लादेश की सरकार कार्रवाई कर रही थी तो उसमें पकड़ी गई महिला। जब पकड़ी तो पता लगा ये प्रज्ञा देवनाथ थी, यानी हिंदू थी। बाद में इसका नाम आयशा मन्नत रख दिया गया, वहां इसका धर्म परिवर्तन करा दिया गया और इसको आतंकी घटनाओं में लगा दिया गया। इसके बाद भारत की एजेंसियों को जो ये जानकारी बांग्लादेश ने दी, इसके बाद ये बात बहुत चिंताजनक हुई, और ये NIA को भी एक टेंशन हुई कि क्या देश में धर्मांतरण जो किया जा रहा है वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया जा रहा है। इसी तरह की एक घटना आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की STF ने खुलासा किया था, नोएडा के अंदर एक मूक बधिर का जो NGO चल रहा था, उन बच्चों को धर्मांतरित किया जा रहा था, मदद के नाम पर उनको मूक बधिर स्कूलों में पढ़ाया जा रहा था, हॉस्टल में रखा जा रहा था। लेकिन जब खुलासा हुआ कि इन मूक बधिर बच्चों को, गरीब बच्चों को टारगेट किया जा रहा है और उनको धर्मांतरित करके ISI से मिलवाया जा रहा है, IS जैसा जो कुख्यात संगठन है उसके इशारे पर आतंकी गतिविधियों में इनको शामिल करने के लिए प्लानिंग चल रही है, ये बहुत भयंकर खुलासा उत्तर प्रदेश की STF ने किया था। बहरहाल NIA हो या उत्तर प्रदेश की STF हो या दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल हो, इन सबकी रिपोर्ट्स में एक बात कॉमन रूप से खुलकर सामने आई है कि भारत के अंदर धर्मांतरण करने के लिए लड़का मुस्लिम है तो हिंदू लड़की से शादी करता है, मुस्लिम लड़की है तो हिंदू लड़के से शादी करती है, किस्सा धर्मांतरण का चलता है, और लक्ष्य उनका एक ही है कि जो देश की सुरक्षा एजेंसियां हैं इनको किस तरह से चकमा दिया जा सके ताकि वो हिंदू नाम जानकर शक ना आए उनको। अब ये धर्मांतरित हुआ बंदा ये धर्म परिवर्तन केवल कागजों में करता है, ऊपर से नाम जो कागज इसके पुराने हैं, जिसका नाम पुराना नाम चलता आ रहा है, वो हिंदू नाम से पासपोर्ट वीजा बनवा लेता है, विदेश यात्रा कर आता है, देश के अलग अलग हिस्सों में घूमता है, कहीं चेकिंग होगी तो पुराना आधार कार्ड दिखाएगा, अब सिर्फ सुरक्षा बल चेक करेंगे, देखेंगे भाई ये तो हिंदू है। आमतौर पर ऐसा माना जा रहा है और ऐसा देखने में भी आता है 99.9% केसों में जो आतंकी घटना है, देश विरोधी एक्टिविटी है, उसमें इस्लाम धर्म के मानने वाले लोग ज्यादा पकड़े जा रहे हैं, और इसलिए एक फोकस रहता है कि कम से कम ऐसे लोगों की गहन जांच की जाए। और इसी बात को देखते हुए इन आतंकी संगठनों ने अब ये ट्रेंड चेंज किया है। पहले ये गरीब बच्चों को टारगेट करते हैं, धर्मांतरित करते हैं और उनको फिर ब्रेन वॉश करके आतंकी घटनाओं में अंजाम देने के लिए उनको ट्रेनिंग देते हैं, और उनका जो फंड है वो विदेशों से आ रहा है। कई दुनिया के देश ऐसे हैं जो अपने इस्लामिक धर्म के प्रचार के लिए यूं तो पैसा देते हैं, लेकिन यहां बैठे हुए लोग या आतंकी संगठन के लोग उस पैसे को जो धर्म के प्रचार के लिए आया है, गरीबों को भोजन खिलाने के लिए आया है, या वो गरीबों को कपड़े बांटने के लिए आया है, उस पैसे को आतंकी घटनाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं। गरीबों को वो पैसा दे दिया और उनसे आतंकी घटनाओं को अंजाम देने में उन बच्चों का इस्तेमाल किया। जिस तरह से ये सब चल रहा था, इसी मामले को लेकर NIA ने जम्मू कश्मीर में ये जो कार्रवाई की है, 50 जगह पर जमात इस्लामी के संगठन को लेकर के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इससे एक बहुत बड़ा खुलासा होगा कि देश के कौन कौन ऐसे नेता हैं, क्योंकि जम्मू और कश्मीर के अलगाववादी नेताओं के अक्सर नाम आते रहते हैं, वो भाषा भी इनकी बोलते हैं, जिसमें PDP की महबूबा मुफ्ती तो अक्सर ये बोलती है। अभी भी उनका देखना, ये छापा चल रहा है, इसके बाद इनका ट्वीट जरूर आना है कि ये मोदी सरकार के इशारे पर हो रहा है, ये गलत हो रहा, आदि आदि, मतलब ये उनके सपोर्ट में खड़े होते हैं।
तो अब ये देखेगा एनआईए कि कौन ऐसे राजनीतिक लीडर हैं जो इस जमात इस्लामी का साथ दे रहे हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में इनको फंडिंग कर रहे हैं और इनकी पैरवी करते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ भी एनआईए कार्रवाई करेगा। चुनाव के जस्ट पहले इतना बड़े तौर पर छापेमारी होना, निश्चित रूप से लोकल स्तर के जो लीडर हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं, या कुछ कांग्रेसी भी हो सकते हैं, कुछ अलगाववादी जो राजनीतिक लोग हैं उनसे संबंधित हो सकते हैं, ये अब सब पकड़े जाएंगे, एनआईए की पकड़ में आएंगे, जिनका एक लक्ष्य भी है कि मार्च अप्रैल में अगर जम्मू कश्मीर का चुनाव होता है तो उसके पहले ये सारे आतंकी घटनाओं को अंजाम देने वाले और आतंकियों की मदद करने वाले सफेद पोश लोग, जो जनता के बीच में सफेद पोश नेता बने बैठे हैं, कोई दुकानदार बना बैठा है, कोई कुछ बना बैठा है, ये सब गिरफ्तार हो जाएं, ताकि निर्बाध रूप से और बेखौफ होकर जम्मू कश्मीर की जनता वोट डालने के लिए निकल सके। क्योंकि हमने देखा है जम्मू कश्मीर के अंदर जब भी कोई इलेक्शन होता है, पाकिस्तान उसका विरोध करता है और फिर पाकिस्तान के इशारे पर भारत में बैठे हुए नेता वो बोलते हैं कि साहब ये चुनाव नहीं होना चाहिए, इसका हम बहिष्कार करते हैं, और अलगाववादी नेता बाकायदा घाटी में बंद का आह्वान कर देते हैं, लोगों को डराते धमकाते हैं। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि चुनाव के पहले ये जो परिसीमन चल रहा है अभी, इसके जरिए इसके पहले यहां शांति बहाली की प्रक्रिया की जा सके, टूरिज्म को फिर से बढ़ाया जा सके, आम स्ट्रीम में, जैसे कि अब धारा 370 हट चुकी है, उसके बाद आम लोग जम्मू कश्मीर में ऐसे चले जाएं जैसे दिल्ली के लोग यूपी में आ जाते हैं, यूपी के लोग दिल्ली में आ जाते हैं। और यह तभी संभव है जब आतंक और आतंकियों के मददगार ये जेल की सलाखों के पीछे होंगे या 72 हूरों के पास होंगे। इसी क्रम में ये एनआईए की जांच है और इतना भी तय हो चुका है कि धर्मांतरण करके ये लड़की और लड़कों को, हिंदुओं को ये धर्म परिवर्तन करके लालच में, चाहे तो वो शरीरों का लालच देते हो, चाहे वो पैसों का लालच देते हो, कई बार नौकरी का लालच देते हैं, ये हिंदू परिवार के बच्चों को, लड़के लड़कियों को आतंकी गतिविधियों में संलिप्त करा देते हैं। तो इससे देश के लोगों को यह भी समझना है कि जो ये सोच रहे हैं कि ये मुस्लिम एनजीओ जो हैं ये धर्म के नाम पर आपकी मदद कर रहे हैं, केवल धर्म परिवर्तन ही तो करना है, क्या फर्क पड़ता है नाम अनिल से कोई और हो जाए, अनवर हो जाए। लेकिन नहीं, ये यहीं तक काम खत्म नहीं होता, ये आतंकी गतिविधियों में उस बच्चे को लगाते हैं। और इसलिए सतर्क होने की जरूरत है कि कोई अगर आपसे विवाह के लिए धर्मांतरण के लक्ष्य में ध्यान में रखते हुए कर रहा है विवाह, तो ऐसे बंदों से समझ जाइए कि वो देश विरोधी गतिविधि में आपका कहीं ना कहीं इस्तेमाल कर सकता है। और इस तरह से अलर्ट होने की जरूरत है और सब सुरक्षा एजेंसियां इस पर ध्यान रखे हुए हैं। जो लोग इस मुद्दे को लेकर, धर्मांतरण को लेकर, जिहाद शब्द को लेकर आपत्ति दर्ज करते थे, उनके लिए भी अब ये सीख है कि एनआईए की जांच में जो खुलासा हुआ है, वाकई में जो हिंदूवादी संगठन जिहाद शब्द बोल रहे थे कि लव जिहाद, वाकई में वो एक गंभीर मुद्दा था। और लव जिहाद कोई फर्जी शब्द नहीं है, ये बाकायदा देश विरोधी गतिविधि चलाने वालों के द्वारा एक षड्यंत्र चल रहा है, जिसका भारत में विरोध होना चाहिए और इसके लिए सख्त कानून बनाने की भी जरूरत है। वंदे मातरम।